हेलो, हेलो, गुड इवनिंग. See, one person company, now this one person company you get so many short notes, है ना. ये बाकी था ना, हमने पब्लिक का कर दिया हमने. पब्लिक मैंने डायग्राम बताया था लास्ट टाइम. राइट नोट्स ऑन वन पर्सन कंपनी. नाउ सी वन पर्सन कंपनी मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए, 17 पॉइंट्स है. वन पर्सन कंपनी देर आर 7. अच्छा, जॉइंट ऑडियो बराबर. ओके, अभी आ रही आवाज. नाउ यू आर एबल टू हियर मी. अच्छा, थैंक यू. वन पर्सन कंपनी. कंपनीज एक्ट परमिट्स फॉर्मेशन ऑफ वन मैन कंपनी. Such one person company has to be a private. First of all, one person company has to be a private company. So it's a special type of private company. समझा? It has to be a private company. In such a company, the memorandum of the company shall be subscribed by one person only. In case of private company, at least 2 persons are required to subscribe, isn't it? But in case of one person company, there can be only one subscriber to the memorandum of association. एक ही आदमी होगा खाली साइन करने वाला. हाँ? Such a company is a separate legal entity different from the person making such company. So here also we will have the concept of separate legal entity. आया समझ में? हाँ, we will have that person and one person company. पर्सन एंड वन पर्सन कंपनी, जो आदमी है और वन पर्सन कंपनी दोनों अलग अलग हैं. हाँ, सेपरेट लीगल एंटिटी. हमने कौन से केस किए थे याद है सेपरेट लीगल एंटिटी के? एक बार पहले लेक्चर में सोलोमन वर्सेस सोलोमन, फिर ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड, याद है? हाँ, वो अलग माना जाएगा. हाउएवर मेमोरेंडम ऑफ सच अ कंपनी, बच्चा गुलजार बराबर. ओके, यस, वेरी गुड. However, memorandum of such company shall indicate the name of other person who shall become member of the company in the event of death of the subscriber to the memorandum of such company or in the event of incapacity. अभी एक आदमी की सिग्नेचर है, एक ही आदमी है, तो इसमें और एक आदमी का नाम लेना पड़ेगा. अगर सपोज ये एक आदमी मर गया तो, या इनकेपेबल हो गया तो, मेमोरेंडम ऑफ सच कंपनी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ अदर पर्सन who shall become the member of the company in the event of death of the subscriber to the memorandum of such company or in the event of incapacity of such subscriber to contract. मतलब डेथ हो जाएगी ना तो उसके बदले कौन, अगर इस एक बंदा है उसकी डेथ हो गई तो अनदर पर्सन, उसका नाम भी लिखने का. हाँ, समझा? सपोज एक आदमी ने कंपनी बनाई, मिस्टर एक्स ने कंपनी बनाई, तो उसने मिस्टर वाई का नाम लिख दिया कि अगर मैं नहीं रहूं या आई बिकम इनकेपेबल देन यू सब्सक्राइब, देन हु वाई विल बिकम द मेंबर. लेकिन वाई शुड एग्री. द नेम ऑफ सच अदर पर्सन शैल बी एडेड इन द मेमोरेंडम ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रायर रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन. हाँ, जिसका भी समझो एक्स इज एडिंग द नेम ऑफ वाई, तो वाई की कंसेंट लेने के बाद करने का. आया समझ में? एक मिनट. दोनों साथ में मरेंगे तो उसके लिए कोई आंसर नहीं है. हाँ, देन लीगल एयर्स पे आ जाएगा. लीगल एयर्स विल वाइंड अप द कंपनी.
फिर लीगल हेयर्स मेंबर बन जाएंगे और फिर एक आदमी जो भी लीगल हेयर होगा, हाँ, नहीं फैमिली मेंबर नहीं बोल सकते, लीगल हेयर्स जो भी लिख के गया है वो, हाँ, नहीं तो फिर फैमिली मेंबर्स अगर नहीं लिख के गए तो। रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ वन पर्सन कंपनी, मतलब हाँ, रिटर्न कंसेंट ऑफ सच पर्सन वी हैव टू फाइल्ड। अच्छा, रिटर्न कंसेंट लेने का और वो रिटर्न कंसेंट रजिस्ट्रार को भी देने का, आ रहा समझ में? अगर दूसरे का नाम ऐड कर रहे हो ना तो उसको लिखा के लेने का, पर लिखा के अपने पास नहीं रखने का। वन कॉपी यू हैव टू गिव इट टू, दूर बैठा है ना रजिस्ट्रार, उसको देने का। फॉलो दिस। अच्छा, यू कैन चेंज द मेंबर ऑफ सच वन पर्सन कंपनी में चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन बाय गिविंग नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर, मतलब क्या कर सकते हैं? द मेंबर ऑफ सच वन पर्सन कंपनी में चेंज द नेम ऑफ सच कंपनी बाय गिविंग नोटिस इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, मतलब अगर मेरे को समझो एक्स ने वाई का नाम डाला है, अभी वाई का नाम चेंज करना है उसको, तो एक्स की कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, पुट नॉमिनी एज वाई, that in the event of death or X becoming incapacitated, the Y will become the member. Now X wants to change, so he can change by giving notice in prescribed manner. Notice देने का रजिस्ट्रार को। आ रहा है समझे? 7 पॉइंट। Where the name of other person mentioned in the memorandum has been changed, it shall be the duty of the member of one person company to intimate the change of the company, and it shall be duty of the member of one to intimate the change to the company, and intimation of such change shall also be given to registrar. So you can change and then you have to give intimation to the company itself. अब company तो खुद ही है वो, and to the registrar. Intimation is to be given to the registrar within 15 days from the date on which information is received by the company. So you have to inform registrar also that we are changing the name, and you have to give change fifth का पहले एक वन पर्सन कंपनी में जो मेंबर होता है वो नोटिस देगा कंपनी को, कंपनी उसकी है लेकिन नोटिस देगा कंपनी को, एंड कंपनी विल इंटीमेट द चेंज टू द रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज, मतलब 15 डेज में रजिस्ट्रार के पास ये मैटर पहुंचना चाहिए। Such change in the name of one person shall be not deemed to be alteration of memorandum. अगर उसको हम दे देंगे ना, नाम चेंज करेंगे किसी का, तो इट इज नॉट अ चेंज इन मेमोरेंडम, इट इज नॉट ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम। अभी 9 पॉइंट समझ में आई? पहले बताओ। सच अ पर्सन कैन बी ए प्राइवेट कंपनी, हैज टू बी इट विल बी सब्सक्राइब्ड बाय वन पर्सन, सच अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। However, memorandum of such company shall indicate the name of other person who shall become the member of the company in the event of death of the subscriber to memorandum of such company, or in the event of incapacity of such subscriber to contract. मतलब you have to indicate name of other person. उसकी रिटर्न कंसेंट लाने का, रिटर्न कंसेंट should be filed with the registrar. You can change that person by giving notice. Such a change in the name of one person company shall be not be deemed to be alteration of memorandum. Only a natural person who is an Indian citizen or resident in India, persons, हाँ ये सबसे important है, only natural persons who is an Indian citizen and resident in India, a person who has stayed in India for a period of 182 days during the immediately preceding one calendar year shall be eligible to incorporate one person company. मतलब यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन पर्सन में नहीं, परपेचुअल सक्सेशन है ना, वो मर जाएगा तो उसको नॉमिनी आ जाएगा ना। परपेचुअल सक्सेशन है इसमें।
अच्छा, कौन हो सकता है? हु कैन फॉर्म अ वन पर्सन कंपनी? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, he should be a Indian citizen and resident. Resident means who has stayed in India for a period of 182 days during the immediately preceding one calendar year. So if you are a citizen and you have stayed in the preceding calendar year 182 days, more than 6 months, then only you can form. Or shall be the nominee of, nominee को भी कोई condition है, very very important. Nominee also has to be a seer. Person forming one person company should be and okay. आया समझ में पॉइंट? A natural persons shall not be a member of the more than one OPC at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than one OPC. अच्छा, राय लिख रहे हो? A natural person shall not be a member of more than one OPC at any point of time, and the said person shall not be the nominee of, ये भी important है बहुत. See here, one person company, I am forming one person company. हाँ, मैं वन पर्सन कंपनी बना रहा हूं, ऐसे 3-4 वन पर्सन कंपनी बना दी. नो, आई कैन फॉर्म ओनली वन पर्सन कंपनी. ऐसे मैंने एक वन पर्सन कंपनी बनाई, दूसरी वन पर्सन कंपनी बनाई, ऐसे 10 कंपनी बना दी. अ नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एंड द सेड पर्सन शेल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन, एंड नॉमिनी और एक जगह नॉमिनी हो सकता हूं मैं. हाँ समझो, देखो एक्स है तो एक्स एक वन पर्सन कंपनी बनाता है तो एक ही बना सकता है, दूसरी नहीं बना सकता है. हाँ, और एक समझो जेड ने कंपनी बनाई है और एक्स को नॉमिनेट किया है तो एक जगह नॉमिनी हो सकता है वो, और एक जगह खुद की कंपनी. समझा? ही एंड ही सेड पर्सन शेल नॉट बी अ नॉमिनी इन मोर देन, सो यू कैन बी अ नॉमिनी इन वन कंपनी एंड यू कैन बी अ मेंबर, मतलब यू कैन फॉर्म वन पर्सन कंपनी, or you can be a nominee when the natural person being a member of OPC becomes member in another OPC by virtue of being when a natural person being a member of OPC becomes a member of another OPC by being nominee, such a person shall meet the eligibility criteria of residence. Okay,
of 182 days. Such criteria has to be fulfilled within 182 days. देखो, तो अभी आप दो जगह हो गए मेंबर. कैसे? यू आर अ मेंबर ऑफ ओपीसी. एक मेंबर हूं मैं. एक मिनट. हाँ, अगर नॉमिनी मर गया तो चेंज करना ही पड़ेगा. हाँ हाँ, ये यहाँ पे वो पॉइंट नहीं चल रही है अभी. क्या है? When a natural person being a member of OPC becomes member of another OPC by virtue of being nominee in that OPC, such person shall meet eligibility criteria of residence in India for 182 days. मतलब हाँ, तुम लोग को दूसरी मेंबर दूसरे का भी बन गया ना. दो जन का, एक तो तुम लोग थे, दूसरे में नॉमिनी थे, और वहां पे अभी तुम लोग मेंबर बन गए बिकॉज ऑफ दैट पर्सन गुजर गया या इनकेपेबल हो गया. तो देन यू हैव टू टू बिकम अ मेंबर, यू हैव टू हैव अ रेसिडेंस ऑफ इन इंडिया फॉर 182 डेज. सच क्राइटेरिया हैज टू बी फुलफिल्ड इन 182 डेज. मतलब तुम लोग सिटीजन होने चाहिए हो एंड रेसिडेंट बन जाने चाहिए तुम लोग 182 डेज के अंदर. No minor shall become a member or nominee of OPC or can hold any shares. Charger. माइनर नहीं हो सकता. माइनर कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ और कैन बी अ नॉमिनी. इधर से ऊपर से लेना. Now, no minor can become a member of OPC or can become a nominee. One person company cannot be incorporated or converted into a company under Section 8. So you cannot convert one person company into Section 8 company. One person company cannot carry on non-banking financial investment activities including investment in securities of any body corporate. So ये भी allowed नहीं, उनको ये activities नहीं कर सकते हैं. Non-banking financial investment activities, investment in securities का ये business नहीं कर सकते हैं. OPC can be converted into a private, normal private company or a public limited company. उसको convert कर सकते हैं. You can expand it and convert into a public limited company. Such conversion can take place only if 2 years beneficial interest. क्या होता है कि देखो, beneficial interest can hold. beneficial interest क्या होता है? देखो, जैसे शेयर्स है ना, शेयर्स मेरे नाम पे और मुझे ही डिविडेंड मिलता है. शेयर्स आर इन माय नेम एंड आई एम गेटिंग डिविडेंड. तो आई एम अ रजिस्टर्ड होल्डर एज वेल एज अ बेनिफिशियल ओनर. रजिस्टर्ड होल्डर भी और बेनिफिशियल ओनर भी हूं. लेकिन समझो ऐसा सिचुएशन है कि शेयर्स मेरे नाम पे है, लेकिन ऐसा बोला गया कि डिविडेंड दूसरे किसको मिलेगा? माइनर को मिलेगा. हाँ, समझा? शेयर्स एक्स के नाम पे और डिविडेंड दूसरे किसको मिलेगा? तो उसको बोलते हैं क्या? बेनिफिशियल इंटरेस्ट. क्या बोलते हैं उसको? कि भाई शेयर्स नाम आपके हैं लेकिन फायदा सब दूसरे को होगा, तो उसको बोलते हैं नॉट रजिस्टर्ड इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं बेनिफिशियल. जिसके नाम पे होता है ना, सी
बी इज सेट टू हैव बेनिफिशियल इंटरेस्ट। नहीं, ट्रस्टी नहीं बोल सकते उसको, ट्रस्टी नहीं है, ट्रस्टी वी कैन नॉट से। ओके, तो मोस्टली रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल, माइनर कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर। तो वो देखो क्या लिखा, माइनर कैन नॉट बी ए शेयर होल्डर, ही कैन नॉट बी अ नॉमिनी एंड ही कैन नॉट इवन बी अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। उसको बेनिफिशियल इंटरेस्ट भी नहीं चलेगा 1% कंपनी में। हाँ, ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी, सच अ कन्वर्जन कैन टेक प्लेस ओनली इफ 2 years has expired from the date of incorporation or where the paid up share capital has increased beyond 50 lakhs or its average annual turnover during the relevant previous year has exceeded 2 crores। मतलब 2 साल हो गए होते तो 2 साल के बाद वो कन्वर्ट हो सकता है, और अगर 2 साल के पहले करना है तो पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर हो गया तो होगा, या फिर टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर हो गया तो तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में। तो यू कैन चेंज। ये समझ में आया 18 के 18 पॉइंट? तो तुम लोग ओपीसी में कितना लिख सकते हो? 18 पॉइंट लिख सकते हो। फॉलो दिस ऑल 18 पॉइंट्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन। अब ये सेक्शन 8 कंपनीज क्या होती है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आती है। फॉर्मेशन ऑफ ए नॉन प्रॉफिट कंपनी, अ कंपनी में बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 इफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी आर टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर। हाँ, वो अगर कन्वर्ट करना है पब्लिक में तो और सब्सक्राइबर्स लाने पड़ेंगे, नहीं कर पाओगे तो है ना, देन यू हैव टू ब्रिंग मोर मेंबर्स। नो, हाँ, अगर प्राइवेट में करना है तो और एक मेंबर लाना पड़ेगा, कम से कम 2 चाहिए, और अगर पब्लिक में करना है तो और 6 लाने पड़ेंगे। हाँ, यू हैव टू ब्रिंग मोर पीपल ना। यहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या है कंपनी के? कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट और सच अदर ऑब्जेक्ट्स। द कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स के लिए हम लोग काम करेंगे। कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस। देखो वाह, ये तो 11th के बाद की स्टोरी बता रहा है। स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, पॉलिटिक्स नहीं इसमें, चैरिटी। तो ये ऑब्जेक्ट तुम लोग, एंड यू विल अप्लाई प्रॉफिट इन प्रमोटिंग दिस ऑब्जेक्ट्स। ये मेरे पैसे जो भी आएंगे ना, मैं इसी में डालूंगा। द कंपनी इंटेंड्स टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू मेंबर्स, मतलब डिविडेंड मेंबर्स को कुछ भी नहीं दूंगा। इफ द अबव कंडीशंस आर प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू लाइसेंस। तो अगर तुम लोगों ने 3 कंडीशन बताए थी कि हमारा ऑब्जेक्ट है ये सब प्रमोट करना, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च एंड सो ऑन, वी हैव टू प्रमोट एंड वी विल अप्लाई द प्रॉफिट इन प्रमोटिंग दोस ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड वी विल नॉट पे डिविडेंड टू मेंबर्स। If the above conditions are proved to the satisfaction of central government, the central government may issue license. Government license देगी, allow that to allow that company to be registered as limited company without using the word limited or private limited। मतलब लाइसेंस 2 ऐसा होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए।
तो गवर्नमेंट लाइसेंस देगी कि तुम लोग रजिस्टर करो, यू रजिस्टर द कंपनी एंड द कंपनी विल नॉट हैव द वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड. हाँ, अब ये पावर किसको दिया है? नाउ द पावर इज गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट has given this power to register of companies. This is not very very important for you. Upon the issue of such license, the registrar shall, on application made to him in the prescribed form, register such association of persons as a company under section 8. मतलब upon issue of license, the registrar shall, on application made to him in prescribed form, register such association of persons as company under section 8. मतलब लाइसेंस देने के बाद रजिस्ट्रार विल रजिस्टर, उसको फिर रजिस्टर कर देंगे सेक्शन 8 में. सेक्शन 8 में नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है. द कंपनी शेल कंप्लाई विथ सच एडिशनल कंडीशन एज में बी कंटेन्ड इन द लाइसेंस. तो लाइसेंस में बहुत सारी, देखो पहले तुमको 3 कंडीशन फुलफिल करनी है. प्रमोशन ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट्स, आई विल नॉट पे डिविडेंड टू एनीवन, ओके, एंड आई एम नॉट इंटेंडिंग टू आई विल नॉट पे एनी डिविडेंड टू एनीवन एंड आई विल अप्लाई द प्रॉफिट फॉर प्रमोटिंग द ऑब्जेक्ट. फिर तुम लोग को लाइसेंस मिलेगा. देन you show the license to the registrar and make an application to register section 8 company. The company shall comply with the such additional condition as may be contained. A company registered under section 8 shall have the same meanings, privileges and same obligations and any other company. बाकी सब सेम होता है, कुछ एडवांटेजेस होती है उसको. हाँ, उसके एडवांटेज क्या है? अ फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ, हाँ नॉर्मली क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लिख दो. पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम मेंबर ऑफ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्शन 8 की कंपनी होगी तो फर्म कैन ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ सच कंपनी. आया समझ में? यस और नो लिखो. A company registered under section 8 may alter the provisions of its memorandum or articles by complying with the same legal requirement and obtaining previous approval of central government. Now see, हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे, हम लोग प्रॉफिट्स इसी ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे. ये सब रूल है ना, है कि नहीं? Now, a company registered under section 8 may alter the provisions contained in its memorandum or articles. अभी तुम लोगों ने लाइसेंस लिया, सेक्शन 8 बना दिया कंपनी, और बाद में अभी बोल रहे हो तुम लोग क्या, अरे हम लोग मेमोरेंडम चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, हम लोग डिविडेंड देंगे, ऐसा हम लिख रहे हैं. मतलब लाइसेंस मिलने के बाद तुम लोग गेम अलग कर रहे हो. सो यू कैन नॉट डू दैट. इफ यू वांट टू चेंज द मेमोरेंडम, यू हैव टू नॉर्मल प्रोसीजर जो सभी करते हैं वो तो करना ही पड़ेगा. यू हैव टू कंप्लाई विद द सेम लीगल रिक्वायरमेंट एज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विद एनी अदर लिमिटेड कंपनी, एंड यू हैव टू ऑब्टेन द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. Conversion into another company. A company registered under section 8 may itself get converted into another kind of company by complying with such condition as you can convert this also into another company as per rule 21 of the Companies Act.
A company registered under Section 8 which intends to convert itself into company of any other kind shall pass a special resolution at general meeting for approving such conversion. So you can, Section 8 company can be converted into another type of company. हाँ, फिर उसके रूल्स हैं बहुत सारे, वो तुम लोग को सिलेबस में नहीं है. तो ये सेक्शन 8 का समझ में आया तुम लोग को? अच्छा, अभी क्लासीफाई द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ, classify the members here on the basis of liability of members of the company. Company can be classified into company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited companies. In case of company limited by shares, the liability of the member is limited to the amount unpaid on shares held by the members. मतलब अगर कंपनी बंद हुई तो कितना पैसा मांग सकते हैं? जितना अनपेड अमाउंट ऑन शेयर है. अगर 10 रुपए का शेयर है और 6 रुपीज उन लोग ने भर दिया है तो अनपेड कितना हुआ? 4 रुपीज. तो 4 रुपीज कैन बी डिमांडेड. The liabilities of a member is limited to what? Amount unpaid on shares held by members. Liability is so limited by memorandum of association of the company. क्या है? लाइबिलिटी किससे लिमिटेड होती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है. Such liability of members can be enforced either during the lifetime of the company or at the time of winding up. मतलब ये लाइबिलिटी कभी ले सकते हैं हम? कंपनी चल रही है लाइफ टाइम में या फिर कंपनी बंद हो, कभी भी ले सकते हो. मतलब इट मीन्स कंपनी कैन call share capital from the shareholders during the lifetime of the company or at the time of winding up. Calls in areas तो कॉल करने के बाद नहीं मिला तो अनकॉल्ड मतलब देखो, अनपेड मतलब अनकॉल्ड प्लस कॉल्स इन एरियस दोनों, बोथ दोनों अनकॉल्ड एंड कॉल्स इन एरियस. Okay, a company limited by guarantee is a company in liability of, अभी ये limited by shares हुआ. guarantee में क्या होता है? in which liability of its member is limited by its memorandum to the amount that members have guaranteed to pay in the event of winding up of the company. मतलब a company limited by guarantee, liability is limited to the in the memorandum to the amount members have guaranteed to pay. लोग ने guaranteed amount दिया है in the event of winding up of the company. Such a company may be a private company or a public company. Such a company may have its share capital or may not have share capital. तो such a company may be a private company or a public company. Such a company may have share capital or may not have share capital. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गारंटी वाली दो टाइप की कंपनी होती है, विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल. ओके. लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स कैन बी एनफोर्स्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप एंड नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. तो कभी मांग सकते हैं पैसा उनसे?
वाइंडिंग अप, वेर एज कंपनी लिमिटेड में शेयर्स में क्या था, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में यू कैन कॉल अप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंटिन्यूइंग और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें क्या है, यहां पे कभी मांग सकते हैं ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, the liability of member of such company is unlimited. It is a company which does not have any limit on the liability of members. Unlimited company क्या होती है, उसका लिमिट ही नहीं है। The members of such company are required to contribute their personal asset in case the assets of the company are insufficient to pay the creditors. Unlimited companies भी होती है 292 में। However, in case of assets being insufficient to pay creditors, the creditors cannot file a suit directly against the members of the company. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी के पास इनसफिशिएंट मनी है क्रेडिटर्स को देने के लिए, तो क्रेडिटर्स कैनॉट फाइल केस अगेंस्ट द शेयर होल्डर्स डायरेक्टली। क्रेडिटर्स हैव टू क्लेम मनी फ्रॉम कंपनी एंड कंपनी विल क्लेम फ्रॉम शेयर होल्डर्स। In case of assets being insufficient to pay creditors, the creditors cannot file suit directly against the members, as in case of partners of a firm. The liability of the members is only towards the company, and in the event of winding up, only the liquidator can ask members to contribute to the assets of the company. तो which will be used for discharge of the debts of the company. So creditors cannot claim directly from the shareholders. Creditors can claim from company, and company can claim from whom? Shareholders. Okay, only on winding up. ये अनलिमिटेड कंपनी है ना, तभी तो क्लेम करेंगे क्रेडिटर्स। वो शेयर कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। जब बिजनेस करेंगे आएगा तो क्या आएगा, उधार लेके काम करेंगे ना। इसमें क्या, डिवेंचर्स तो इश्यू कर सकते हैं ना, शेयर कैपिटल इश्यू नहीं कर सकते तो क्या होगा। मेंबर्स तो होंगे ना उसके, शेयर होल्डर्स और मेंबर में फर्क होता है ना। जो लोग ने गारंटी दी वो मेंबर्स होते हैं, शेयर नहीं लेकिन मेंबर्स हैं। जो लोग ने गारंटी दी है ना वो शेयर होल्डर नहीं है, मेंबर्स है ना। हाँ ऐसा, चलो पढ़ो। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। टू करेक्ट और इनकरेक्ट, एज पर सेक्शन 292 of the Companies Act, company having no liability on its members is an unlimited company. Thus, in such a company, the liability of each member extends to the whole of the amount of the debts and liabilities, but members have right to claim contribution from others. So, your liability is unlimited. An unlimited company may or may not have share capital. Where the company has share capital, the amount of share capital is mentioned in the memorandum of association of the company. Hence, the share capital of such company can be easily increased or decreased by mere special resolution. मतलब ये अनलिमिटेड कंपनी में also have share capital, may not have share capital. ये देखो, where the company has share capital, the amount of share capital in the MO of the company. Okay, तो वो तो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सो अनलिमिटेड कंपनी में हैव शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी इज नॉट द सेम एज अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनी। ये इसका आंसर नहीं लिखा है, लिखो, ये लिख दो क्वेश्चन बी, इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है। अनलिमिटेड कंपनी इज नॉट, यस इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट। हाँ,
is an incorporated company registered under the act. Liability of such company is unlimited. Okay. Liability is unlimited. Okay. However, unincorporated, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं है. अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब बनाया ही नहीं है, बस हम कंपनी बोल रहे हैं ऐसे ही. मैंने डाल दिया एक्सन कंपनी तो अभी ये स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन है. अ कंपनी शेल बी अ स्मॉल कंपनी ओनली इफ सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस. अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब अनरजिस्टर्ड. आया समझ में? Its paid up share capital does not exceed 50 lakhs. Such higher amount as may be prescribed. पेड अप कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए, या फिर उसको बढ़ा भी सकते हैं. गवर्नमेंट ने अभी 50 लाख ही बोला है. इट्स टर्नओवर एज पर द लास्ट प्रॉफिट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ के ऊपर टर्नओवर नहीं होना चाहिए और पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए. दोनों बातें होनी चाहिए. फॉलो दिस. 50 लाख के ऊपर पेड अप कैपिटल नहीं होना चाहिए और टर्नओवर शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़. बट दिस अमाउंट नो गवर्नमेंट कैन चेंज दिस अमाउंट. जैसे पेड अप शेयर कैपिटल द गवर्नमेंट कैन चेंज अप टू 5 करोड़ एंड टर्नओवर द गवर्नमेंट कैन चेंज अप टू 20 करोड़. कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड निधि. निधि कंपनीज क्या होती है ये समझ में आया? स्मॉल कंपनी, छोटी सी बात है, स्मॉल बात है लेकिन आनी चाहिए. कंपनीज विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड निधि विद द ऑब्जेक्ट ऑफ. नो, निधि कंपनीज क्या होती है? ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट. थ्रिफ्ट मतलब कॉस्ट कटिंग नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली. थ्रिफ्ट मतलब सेविंग्स. थ्रिफ्ट मतलब थ्रिफ्ट मतलब एकदम ध्यान से पैसा यूज करने का. यूजिंग मनी विथ केयर. And savings among the members. Thrift and savings among members. Receiving deposits from
एंड लेंडिंग टू मेंबर्स, मतलब वो लोग बचत करवाते हैं लोगों से और उनसे पैसे लेते हैं और उनको उधार भी देते हैं फॉर म्यूचुअल बेनिफिट. सो दे कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट. फिर पैसा बचा लिया तो हमको दे दे, फिर चाहिए तो लेके जा. रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड, हाँ, खुद का भला और दूसरों का भी भला, लेकिन ला, पैसे ला, भला में भी ला है ना. अच्छा, receiving deposits from and lending to its members only for mutual benefit and which complies with such rules as may be prescribed, और rules के follow करेंगे, prescribed by the government for regulation of such class of companies. देखो ये देखो दिया है, मॉड्यूल से कॉपी किया हमने. ऑब्जेक्ट कल्टिवेशन ऑफ हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट, सेविंग अमंग द मेंबर्स, रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स, ये इधर होना चाहिए, receiving it from members and lending to its members for mutual benefit. Okay, okay. Certain companies not to be small. अच्छा, कुछ कंपनीज को स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे. स्मॉल कंपनी क्या होती है? जिसका टर्नओवर कितना हो, शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर, दोनों बातें होनी चाहिए. अच्छा, लेकिन ये कंपनी स्मॉल कंपनीज नहीं हो सकती कभी भी. पब्लिक कंपनी, इट इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एनी कंपनी. इफ इट्स अ होल्डिंग कंपनी इट कैनॉट बी अ स्मॉल कंपनी. इट्स अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी ऑफ एनी कंपनी. मीन्स इफ यू आर अ होल्डिंग कंपनी और अ पब्लिक कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, देन यू कैनॉट बी अ स्मॉल कंपनी. में a company registered under section 8 cannot be a small company. A company or a body corporate governed by a special act. So these 5 things cannot be a small company. ये 5 चीजें, पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय स्पेशल एक्ट. टर्नओवर है ना, मतलब सच कंपनीज even if their companies incorporated under special act is called what? Statutory corporations. वन पर्सन कंपनी का 2 बार आ गया. अच्छा, चलो अभी 1-2 चीज बाकी, खाली होल्डिंग कंपनीज. A holding company in relation to one or more companies means a company of which such companies are subsidiaries companies. होल्डिंग कंपनी कभी बनती है? जब दूसरी सब्सिडरी हैं. हाँ, एग्जाम्पल देखो, ए लिमिटेड will become holding of B Limited if B Limited is a subsidiary of A Limited. So a holding company becomes a holding company if other company is a holding company in relation to one or more company, means a company of which such companies are subsidiary companies. मतलब subsidiary company or a subsidiary in relation to any other company means a company in which, now ये ना, subsidiary or subsidiary in relation to another company means
in which the holding company controls, देखो मैं तुम लोग सिंपल में बता रहा हूँ, सी मैं ये लिखा था, ये देखो, अ कंपनी is a holding company of another company. If another company is subsidiary of holding company, पहला लाइन ये लिखो, okay. A limited will become holding of B if B limited becomes no. A company becomes subsidiary of a company of holding company. अच्छा भाई, subsidiary company कैसे बनती है? If, हाँ देखो, means a company in which the holding company, if holding company controls composition of board of directors, exercises, और दोनों में से बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ लिख के। Here, if holding company controls composition of board of directors, मतलब देखो, a company become, अभी कंपनी सब्सिडरी कभी बनेगी if the holding company is controlling composition of board of directors, मतलब आपके डायरेक्टर्स कौन होंगे, किसको रखा जाएगा, किसको निकाला जाएगा, उसका कंपोजिशन कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन डायरेक्टर बनेगा और किसको निकाला जाएगा, वो दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो होल्डिंग हो गए, तो आप सब्सिडरी हो गए। और somebody is exercising or controlling 50% or more of the share capital of the subsidiary either through its own or one or more of its subsidiaries, तो बस ये इतना लिखने का, ओके। देखो ना, X Limited holds 60% shares in Y Limited, तो Y Limited is a subsidiary of X Limited. Continuing further, X Limited holds 60% shares in Y Limited and X Limited holds 40% shares in Z Limited and Y Limited holds 15% shares in Z Limited। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल?
पहले वाला समझा ये? X is holding 60% shares in Y and X holds 40% shares in Z Limited. सेम है या? तो also समझो स्टोरी, ये पूरा लिख लो। सब्सिडरी के साथ देखो, पहले तो एक्स डायरेक्टली होल्ड करता है, एक्स होल्ड 40% शेयर इन जेड, जेड में 40% है लेकिन वाई का भी 15% है, तो अलॉन्ग विद द सब्सिडरी 50 के ऊपर हो गया कि नहीं? आया समझ में? लिख लिया सबने? फॉलो दिस लिख लिया? हाँ, controls composition of board of directors, exercising or controls more than half of the total share capital either on its own or together with one of its subsidiaries. Okay, writing अच्छा। हो गया? हाँ लिख लो। हो गया लिख के? बस ऐसे लिखने का था ना?
यहां से लिखने का ना, तो सब स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और ऊपर है क्या कुछ लिखा हुआ? एग्जाम्पल लिखना था, ये है ना एग्जाम्पल। दिखाई दे रहा है? हाँ, now see here, provided that such classes or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed. See क्या है? A company shall be deemed to be subsidiary of the holding even if the control referred in subclause 1 or subclause 2 in another company, subclause 1 is of another company of the holding company. See here, a company shall be referred to subsidiary of the holding even if the control referred into clause 1 or clause 2 is of another subsidiary company of the holding. इस देखो क्या है ये आगे लिखा, तो इसका मतलब क्या है? देखो, X लिमिटेड इज अ होल्डिंग ऑफ Y लिमिटेड। हाँ, चलो हम लोग ए भी लेते हैं। ए लिमिटेड इज अ होल्डिंग ऑफ B लिमिटेड and B limited is a holding of C limited. Okay, A and C have no direct connection. A is holding of B and B is holding of C. Therefore, C is a subsidiary of A limited. Okay, okay, if C limited is holding of D limited, then D limited becomes subsidiary of A limited as well as D. समझाइए? A subsidiary of B, A is holding B and B is holding C, तो बोलने का A is holding C, और अगर C is holding D then D is subsidiary of A limited as well as B limited, और of course C का तो है ही। हाँ, पर ये कब तक चलेगा ना, मतलब ये अप टू 3 लेयर्स, 3 तक चलेगा ऐसा। ए बी बी सी डी तक चलेगा, फिर ई नहीं होगा। हाँ, 3 लेयर तक चलेगा, और तुम लोग इतना डिटेल में नहीं, तुम लोग खाली जो लिखा है मैंने वो लिखो बस।
फॉलो लिख लिया तो बोल दो ना यस। हाँ बस उतना ही लिखो, उतना जो लिखा है ना मैंने वो दैट इज मोर देन सफिशिएंट होल्डिंग के बारे में। हाँ हाँ ये सेम एग्जाम्पल है। अभी बॉडी कॉर्पोरेट में कभी कभी बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। देखो जनरली द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टर। ये दिस इज ए जनरल मीनिंग। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या होता है? इट इज अनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। It is separate legal entity. It has perpetual succession, common seal, but it is incorporated under any law, not necessarily Companies Act. Okay. Okay. It has separate legal entity, perpetual succession, common seal. It has capacity to sue or own property in its own name, and similarly it can be sued in its, उसको केस कर सकता है। मतलब all the features of a company tax, only thing it is incorporated under any law। ये नॉर्मल होता है बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग, है ना। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग: कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब है ना, कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये लोग ने बॉडी कॉर्पोरेट की जनरल मीनिंग तो ली है, लेकिन बोला थोड़ी बातें नोट करना, फॉरेन कंपनी वाला भी चलेगा, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द लॉ रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट्स एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज विच सीजी में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बी। अब देखो बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है कि कोई भी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ होता है। इट इज फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट। हाँ, और बाकी सब फीचर्स कंपनी के भी होते हैं, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ओके, ये सब चीजें तो कंपनी उसकी होती है। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी registered under law for the time being relating to cooperative societies and any other body corporate as CG में by notification specify in this BR। मतलब cooperative societies को एक्सक्लूड कर दिया बॉडी कॉर्पोरेट से, और किसी को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तो। So who is excluded from body corporate under the Companies Act? Cooperative societies and any other body corporate which central government wants to exclude from the definition of body corporate। but वैसे body corporate का मतलब ये होता है कि it is क्या having the it is incorporated under any law for the time being in force। okay, आया समझ में? हाँ, wait a minute। अभी है ना, ये पार्ट बचता है क्या?
ये तुम लोग का नोट्स से मैं पढ़ा देता हूँ, जो रिवीजन के नोट्स पहले तुम लोग को दिए ना. हाँ, नाउ व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गया ना. देन यू हैव मेमोरेंडम, आर्टिकल्स. हाँ हाँ, वो सब पढ़ना है ना अभी. मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? चलो फटाफट बोलो, फटाफट. हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक मिनट. विल गो बाय दिस ओनली. ये प्राइवेट कंपनी किया हमने, ये सब किया. Just a minute. Yes, you are reaching here. Okay. Memorandum means, you know, memorandum of association of the company as originally framed, as altered from time to time in pursuance of any previous company law or this act. Memorandum means memorandum of association of company as originally framed or as altered from time to time. So memorandum of association means memorandum of association of the company as originally framed. The term memorandum has not been clearly defined. अभी लोग बोलते मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम, तो क्या मेमोरेंडम का मतलब क्या है यार? मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. मैं बता रहा हूं क्या होता है, सुनो. ये एग्जैक्टली होता क्या है? देखो, कंपनी में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं पहले, सो दे एग्री ऑन सर्टन बेसिक मैटर्स. हाँ, कुछ बेसिक मैटर्स वो लोग एग्री करते हैं, तो दैट बेसिक मैटर्स आर कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब वी एग्री, वी फॉर्म एसोसिएशन ऑन दिस बेसिस. इट्स अ बेसिक डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेमोरेंडम मतलब हम लोग एग्री करते हैं इन बातों पे. बेसिक, बाकी बहुत डिफरेंस हो गए. हाँ, लेकिन एज ओरिजिनली फ्रेम्ड. द टर्म मेमोरेंडम हैज नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड. द डेफिनेशन रिपीट्स द टर्म टू बी डिफाइंड. It's a base document for the formation of the company and is regarded as a constitution of the company. However, the real meaning can be understood by studying various clauses in memorandum. So, memorandum contains the objects for which the company is established. हाँ, real meaning तभी मालूम पड़ेगी जब आप उसके एक एक clauses पढ़ोगे. It defines as well as confines the powers of the company. Now contents of memorandum: name clause, फिर situation clause, object clause, liability clause, capital clause and special clause. इन 6 clauses होते हैं मेमोरेंडम में. पक्का? ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, डिफाइंड क्लियरली नहीं किया गया. मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ऐसे डिफाइन किया गया. मेमोरेंडम मीन्स memorandum of association of the company. The memorandum of the company shall be in the respective form. अभी इसके फॉर्म्स है: कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स टेबल ए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल सी, अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल डी
एंड अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ई। तो ABCD 5 फॉर्मेट है। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मतलब बी टाइप कंपनी ना, एनी प्रोविजन इन द मेमोरेंडम शेल बी वॉइड इफ सच प्रोविजन इज गिव्स नॉन मेंबर अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। हाँ, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और शेयर कैपिटल नहीं है, उसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो देन ए शुड नॉट गिव राइट टू एनी अदर पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये तुम लोग के लिए एग्जाम में सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये की डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम इज अ की डॉक्यूमेंट कंटेनिंग वाइटल डिटेल्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट document as regards incorporation of the company is concerned. This is the most fundamental document of the company specifying the most important information relating to company. Therefore, memorandum is also called as charter of the company. तो ये घड़ी घड़ी बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड होल्डर्स एंड, नहीं उसमें ऐसा नहीं लिखा है। हाँ, रजिस्टर्ड होल्डर्स, लेकिन बेनिफिट हाँ सेम ही रहेंगे इसमें। ओके, रजिस्टर्ड होल्डर्स एंड बेनिफिशियल ओनर्स, हाँ एक ही आदमी रहेगा उसमें। मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो अ पर्सन डीलिंग विथ company is deemed to have notice of the contents of memorandum as memorandum is a public document। मतलब memorandum is a public document, any person whether member of the company or not can inspect it in office of registrar। मतलब memorandum is a public document, any person can inspect it in the memorandum। कोई छुपी बात नहीं कि इसके इस कंपनी का, रिलायंस का मेमोरेंडम, इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, एनीबडी कैन व्यू इट। तो तुम कोई भी कंपनी का मेमोरेंडम देख सकते हो। ऑल्सो पर्सन डीलिंग विद द कंपनी इज डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम एज मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल its memorandum of association with the register of companies at the time of registration। तो ये होगी मेमोरेंडम की कहानी। रजिस्ट्रेशन के मेमोरेंडम जरूरी है। इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट्स अ की डॉक्यूमेंट। ओके, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं और इसमें ये क्लॉजेस होते हैं। समझा ये? सो यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मेमोरेंडम दिस वे। इसमें से यहाँ ये इंपॉर्टेंट है सबसे, पब्लिक डॉक्यूमेंट। Discuss the name clause in memorandum। The name of the company shall not be identical with the name of the existing company। मतलब when you are registering a name, it should not be same with the other company, whether company registered under this act or under any other previous company law। The name of the company shall not resemble or too nearly resemble the name of existing company। तो दूसरी कंपनी से थोड़ा रिसेंबल भी नहीं करना चाहिए। जैसे तुम लोग ने कंपनी बनाई बेटा लिमिटेड, तो बाटा से सेम लगता है ना स्पेलिंग, तो भी ऐसा भी नहीं चलेगा। जैसे कॉलगेट है तो तुम लोग ने बनाई कोलगेट GATE, तो नहीं चलेगा ऐसा। The name of a company shall not resemble too nearly the name of existing company, whether registered under this act or any previous company law। The memorandum of the company shall state the name of the company with the last word private। देखो पहले तो it should not be same with any other company, it should not resemble other company, you should add with the private limited in case of a private limited company, and the word limited
In case of a public limited company, this clause is not applicable to companies formed under section 8. So you have to word add पब्लिक लिमिटेड में लिमिटेड होना चाहिए और प्राइवेट लिमिटेड में क्या होना चाहिए? The name clause shall not be such that its use by the company shall constitute an offense. मतलब ये ना जो उसका नाम ऐसा हो कि मतलब वो उसका यूज करना गलत है. नाम बोलना गुनाह है. कोई गाली वाली नहीं होनी चाहिए नाम में. The name of the company shall not be such it is undesirable in the opinion of central government. A company shall not be registered by the name which contains any word or expression which is likely to give an impression that the company is connected with or as a patronage of CG. ऐसा नहीं नाम होना चाहिए कि ऐसा लगे कि गवर्नमेंट की कंपनी है. ओके. A company shall not be registered with a name which contains such words or expression as may be prescribed. कुछ वर्ड्स हैं वो यूज नहीं करने चाहिए, जैसे नेशनल, गांधी जी का नाम, ऐसे नाम से कंपनी नहीं बना सकते हम लोग. हाँ, ये तुम लोगों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट का ये छोड़ दो. ओके. एक्सप्लेन सिचुएशन क्लॉज. व्हाट? ऑब्जेक्ट क्लॉज. फिर the memorandum shall state the object for which the company shall stay. It shall also state the matters considered necessary in furtherance thereof. मतलब हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या है और उस ऑब्जेक्ट्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो लिख सकते हैं उसमें. The object clause enables shareholders and all those who deal with the company to know what its powers are and what its range of activities and enterprise. Okay. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज से हमको मालूम पड़ता है It is therefore true that the object clause of the memorandum is of fundamental importance to the members as well as non-members. देखो, members को फायदा क्या होता है कि भाई हमारे पैसे कहां जाएंगे, ऑब्जेक्ट क्लॉज से मालूम पड़ता है ना. टू नो व्हाट इट्स पावर्स आर एंड व्हाट रेंज ऑफ एक्टिविटीज व्हाट आर इज रेंज, मतलब मालूम पड़ता है कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है ना. In the first place, it gives protection to the subscriber who learn from it the purpose for which money is to be applied. Those who are daily members of the company, उनको मालूम पड़ता है कि where will the money go. In the second place, it protects person dealing with the company who can infer from it the extent of company's powers. What are the powers of the companies, वहां से मालूम पड़ सकता है कि नहीं. The narrower the objects appended in the memorandum, lesser is subscriber list. The wider the objects, ये हम पढ़ेंगे, wider the objects, the greater the security who transact with the company. See here, a company can do. Okay. So members know where their money can go. Object clause enables outsiders to know what a company can do and what it okay.
एक्सप्लेन, समझा ये? हाँ, ये ऑब्जेक्ट क्लॉज से मालूम पड़ता है व्हाट द कंपनी कैन डू. व्हाट नेम क्लॉज होता है, लायबिलिटी क्लॉज ये हमने किया हुआ है. द मेमोरेंडम स्टेट्स वेदर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड. वेदर द लायबिलिटी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, है ना, लायबिलिटी में भी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी में भी लिमिटेड बाय गारंटी, है ना, एंड देयर कैन बी अनलिमिटेड कंपनी. ये तो हमने किया था. इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी ऑफ मेंबर शेल अराइज ओनली इफ द कंपनी इज वाउंड अप. तो लायबिलिटी में भी लिमिटेड, अनलिमिटेड, है ना. एक्सप्लेन कैपिटल क्लॉसेस इन मेमोरेंडम. तो ये मालूम पड़ा, नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज मालूम पड़ा ये ऑल ऑफ यू. हाँ, द मेमोरेंडम should state the amount of capital which with the company is registered, the division of registered capital into shares of fixed amount, number of shares which the subscribers in memorandum have agreed to take. तो कितना टोटल कैपिटल होगा, फेस वैल्यू कितनी होगी, टोटल शेयर्स कितने होंगे, डिवीजन ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स अमाउंट, ये बताने का. अच्छा, सब्सक्राइबर होते हैं ना जो साइन करते हैं, पहले पहले 7 लोग होते हैं या 2 आदमी होते हैं, उन लोग ने कितना शेयर लिया है ना वो भी बताना पड़ता है कैपिटल क्लॉज में. द नंबर ऑफ शेयर्स विच सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हैव एग्रीड टू सब्सक्राइब, द नंबर ऑफ शेयर्स विच ईच सब्सक्राइबर्स इंटेंड्स टू टेक. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन shall be signed by at least 7 persons in case of a public limited company, and it shall be signed by at least 2 persons in case of private limited company, है ना. ये है ना, हाँ सेम ही है दोनों C and D सेम है. C and D are same, you cancel D, okay. हाँ, 7 और 2 लोग साइन करेंगे. ओनली आफ्टर द मेमोरेंडम इज साइंड बाय ऑल एंड फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार हुज जुरिसडिक्शन, एंड इट शैल बी साइंड बाय 1 पर्सन. ओनली आफ्टर मेमोरेंडम साइंड इट शैल बी फाइल्ड विद, साइनिंग करने के बाद भी रजिस्ट्रार के पास जाएगा वो. In case of 1 person company, memorandum shall state the name of person whose in the event of death of the subscriber shall become the member of the company. तो ये समझ में आया सब. सब्सक्रिप्शन और इसमें एडिशनल क्लॉज होता है कि और कौन नॉमिनी होगा, जैसे हमने किया था कि नहीं अभी. हाँ, what are articles of association? You know this is you have done in 12th standard. Articles of association means article of the company as originally framed or as altered from. Articles मतलब articles. Articles are rules and regulation framed by the company for its own governance. जैसे it contains matters such as method of appointing directors,
डिक्लेयरिंग डिविडेंड, होल्डिंग जनरल मीटिंग, ये सब चीजें किस में होती है? आर्टिकल्स में होती है. इंटरनल मैनेजमेंट, द आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू मेमोरेंडम. इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन मेमोरेंडम शेल प्रिवेल ओवर आर्टिकल. अगर दोनों में कुछ उल्टा, दोनों में कॉन्ट्रडिक्टरी लिखा है तो हम किसकी बात मानेंगे? मेमोरेंडम की. आर्टिकल्स शुड कंटेन सच मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. इट मे ऑल्सो कंटेन सच एडिशनल मैटर एज आर कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट. द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी शुड बी रिस्पेक्टिव फ्रॉम इन टेबल्स. इसका उसका फॉर्मेट क्या है? एफ लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल. उधर पहले नॉन शेयर कैपिटल था. हैविंग शेयर कैपिटल जी, एच नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल जे. उसमें ना हमने एबीसीडी लिया था ना, उसमें क्या था? पहले नॉट हैविंग शेयर कैपिटल फिर शेयर कैपिटल था. इसमें क्या है? हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. देखो यहां पे हैविंग एंड नॉट हैविंग, हैविंग एंड नॉट हैविंग. ओके, शेयर कैपिटल मतलब कितना पैसा मेंबर्स लेके आएंगे, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिखना चाहिए. The above table contains model articles for respective companies. A company may adopt all or any of the regulations contained in the model articles applicable to such company. तुम लोग सब ले सकते हो. These model articles apply to all the companies. If the company desires that the regulation should not apply to them, then it should amend or modify the articles. देखो तुम लोग कंपनी फॉर्म करोगे तो ये सब अपने आप लग जाएगा. If you don't want, then you can change it. But if you don't specify anything, this will automatically be applying to you. The above format does not apply to articles of a company registered under any previous law. ये सब, हाँ, ये आर्टिकल न्यू कंपनीज के लिए. If it applies to, it will apply to articles of the company registered under previous law. If such company, this is applicable to those companies which are formed under the Act of 2013. If they are registered under previous act, then this table won't apply to them. उनको फिर old rules से चलने दो, है ना? Okay, if a company is registered under previous company law, then these formats won't apply to them. आया समझ में? The above format does not apply to articles of the company registered under previous company law. It will apply to articles of a company registered under previous company law if such company amends its articles under the Act. The rules and regulations contained in the articles of the company are subordinate to the provisions of the Act. Articles are subordinate to the Act. If the regulation contained in the article is contrary to the provision of the Act, in that case provision of the Act will prevail and the provision contained in the article is void. Okay, जैसे है ना, Act require example, Act requires that annual general meeting should be held within 6 months from close of financial year.
and articles state a period of 8 months. तो आंसर क्या होगा? समझा? 6 मंथ्स विल अप्लाई ना. 6 महीने के अंदर मीटिंग होनी चाहिए. आर्टिकल्स बोलते हैं 8 महीने के अंदर करोगे तो भी चलेगा. तो हम किसकी बात मानेंगे? 6 मंथ्स की लिमिट मानेंगे. अब डिस्टिंक्शन है बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स. Memorandum of association means memorandum of as originally framed or as altered from time to time, है ना. Articles means articles of the company as originally framed or as amended. Memorandum contains fundamental conditions of alone which the company is allowed to incorporate. Articles contains rules and regulations for the management of internal affairs of the company. Memorandum is the fundamental document. Article is a subordinate to memorandum. Memorandum contains the object and powers of the company. Articles contains rules and regulation for internal management of the company. Memorandum lists the object for which the company is formed. Memorandum identifies the possible scope of operation of the company beyond which the company cannot go. It shows what the company can do, what the company cannot do, है ना. It अच्छा powers, articles and rules are for internal. Same point है. Memorandum is fundamental, article is subordinate. It shows objects. Memorandum shows objects for which it identifies the possible scope. Articles are framed so as to facilitate achievement ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये तुम लोग को खुद पता है क्या है सब. आर्टिकल्स खाली ये ऑब्जेक्ट बताता है और ये ऑब्जेक्ट फैसिलिटेट करता है अचीवमेंट के लिए. इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी मेमोरेंडम शेल प्रिवेल ओवर द आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम. Alteration in 6 clauses of memorandum specified under section 13 may be made only in accordance with the specific provision of the act. हाँ, इसको चेंज करने के लिए रूल्स है, बहुत सारे रूल्स है. तो यू कैन ऑल्टर इट ओनली. मेमोरेंडम ऑल्टरेशन इन 6 clauses can be made only in accordance with the specific provision of the act. Alteration can be made only in such manner only. Okay. तो एक्ट के ऑल्टरेशन रिक्वायर स्पेशल रेजोल्यूशन. बस इसमें तो ना हर एक चीज कैसे चेंज कर सकते हैं ना उसका रूल्स है. तुम लोग को सिलेबस में नहीं है. और ये मेमोरेंडम ऑल्टरेशन करने के लिए यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए. ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट. दस ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल इज सिंपल. मेमोरेंडम को चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है. ओके. एनी एक्ट डन इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज is ultra virus and is wholly void. Any act done under the provision of the contained in the articles can be enforced against the company. हाँ, तो ये हम लोग ये डिस्टिंक्शन है ना 8वां, ये हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. कौन सा? इंडोर मैनेजमेंट, फिर एक्सेप्शन टू इट, सॉरी अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन टू इट. ओके. ये 3 बातें रह जाती है. और फिर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, दैट विल डू टुमारो. ओके. फॉलो दिस. नाउ वी आर वर्चुअली ऑन द एंड. ये 2 चीजें खाली, एंड देन जो पेपर्स में पूछा हुआ है वो 3 लोगों को दिया हुआ भी है. हाँ, फॉलो दिस.